नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे मुरैना से जो बड़ी खबर मिल रही है। मुरैना की गल्ला मंडी में आग लग गई है। कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। दमकलों ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन लाखों के नुकसान की बात आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि गल्ला मंडी में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। सामान इसमें जो रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। गल्ला मंडी है ये, जरूरी सामान की दुकानें भी यहां पर थी और आग कई दुकानों में देखते ही देखते फैल गई। लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें। मुरैना की गल्ला मंडी में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि दमकलों ने कड़ी मशक्कत की, फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। जिस तरीके की स्थितियां हैं, गल्ला हो, अनाज हो, सब्जियां हो, उनकी बेहद ज्यादा जरूरत है मांग और आपूर्ति बहाल करने के लिए। और उन सब के बीच गल्ला मंडी में आग लगने की ये तस्वीरें। सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित जी, ये मुरैना की थोक सब्जी मंडी है जिसमें आज सुबह आग लग गई और दो दुकानें जलकर पूरी तरह राख हो गई। लाखों का नुकसान हो गया। गनीमत रही कि लॉकडाउन के चलते इस समय यहाँ पर भीड़ नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था, जनहानि भी हो सकती थी। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर मौके पर आग पर काबू पाया और उसके बाद में प्रशासनिक टीम भी वहां पहुंची है और नुकसान का और कारण, आग लगने का कारण का जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दुष्यंत जानकारी दे रहे थे। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है और अच्छी बात यह रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। खबर हादसे की। नरसिंहपुर जिले में एक सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 44 पर पाठा के पास आम से भरा एक ट्रक पलट गया। इस ट्रक में 20 मजदूर बैठे हुए थे। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 13 जख्मी हैं। इन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। इसके बाद इन सभी की कोरोना जांच के लिए इनके सैंपल लिए गए हैं। सतर्कता बरतते हुए प्रशासन ने ट्रक में भरे आम भी नष्ट करवा दिए हैं। आपको बता दें कि ट्रक में सवार सभी 20 मजदूर हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के एटा और झांसी जा रहे थे। 5 मजदूरों की मौत के अलावा 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उपचार इनका लगातार चल रहा है। आगरा के लिए जाते। आगरा? आगरा से हमारा एटा डिस्ट्रिक्ट में गाँव पड़ता है, यूपी में। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक हमारी जो सिवनी से बॉर्डर है, खापा गांव पड़ता है मुगवानी रोड पे, वहाँ पे पाठा मुगवानी के पास में एक ट्रक सिवनी तरफ से आ रहा था, जिसमें बताया गया कि वो हैदराबाद से ट्रक आ रहा था और जो कलमी आम रहते हैं, आम खाने वाले, उसमें आम भरे हुए थे और उसके ऊपर मज़दूर लोग बैठे हुए थे, जिसमें एटा के 9 मज़दूर और झांसी के 11 मज़दूर, उन्होंने ऐसा जानकारी मिली है। इसमें से जैसे ही दुर्घटना हुई उसमें अभी 12 मज़दूरों का इलाज चल रहा है और 5 लोगों की संभवतः अभी डॉक्टर उसमें चेक कर रहे हैं। 5 लोगों की दुखद मृत्यु। जी बिल्कुल, ये आज तो बहुत ही दुखद ये रहा कि हमारे जिला चिकित्सालय में 18 लोग आए हैं, जिसमें 5 की तो मृतक अवस्था में लाए गए हैं और बाकी लोगों में से 2 लोगों को हमने जबलपुर रेफर करना पड़ा क्योंकि एक को हेड इंजरी थी और एक का मैंडिबल फ्रैक्चर था। बाकी के लोग हैं जिनमें 2 गंभीर हैं, लेकिन उनके अंडर कंट्रोल में। और बाकी और इधर नरसिंहपुर में हुए इस हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जताया है। हादसे का समाचार उन्होंने लिखा है, हादसे का समाचार मिलने के बाद दुखी हूं, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। और सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, घटना की हम बात करेंगे, जानकारी दें किस तरीके से अब तक क्या साफ हो पाया, क्यों यह हादसा हुआ। एक दूसरा, कोरोना के लक्षण मिलना और नरसिंहपुर का साफ ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि नरसिंहपुर को इसी तरीके से साफ ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए
मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, वो भी तब जब मजदूर मूव कर रहे हैं। जी ललित जी, 5 लोगों की जो मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम आज नरसिंहपुर में होना है। उसके साथ 11 लोगों का इलाज नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में जारी है। 2 गंभीर हैं जिन्हें नरसिंहपुर से रेफर किया गया है मेडिकल कॉलेज जबलपुर। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कोरोना की, तो एक मजदूर ऐसा है जिनके लक्षण पाए गए हैं, तो उन्हें अलग से जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया वहां पे एडमिट किया गया है। एहतियातन तौर पे सारे मजदूरों का टेस्ट लिया गया है, सैंपल किया गया है। अब आने वाले 1-2 दिन में रिपोर्ट आएगी, लेकिन जिस तरह से नरसिंहपुर ग्रीन जोन में है, एक बार जावेद आता है तो संकट बनता है, एक बार सीएसपी रोहित आते हैं तो संकट बनता है, और एक बार ये हादसा हुआ है, एक मजदूरों का हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर नरसिंहपुर पर संकट के बादल हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ये रिपोर्ट भी नेगेटिव आए, जिससे नरसिंहपुर का जो अच्छा रिकॉर्ड रहा है, लोगों ने जो अपना अनुशासन दिखाया है, घरों में रहकर 50 दिन तक लोग अंदर घर में रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन भी नरसिंहपुर के लिए बेहतर हों। और इस तरह की घटना या इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कोई सड़कों पर सख्ती नजर आने वाली है, खासतौर पर जो नेशनल हाईवे हैं उन पर? ललित जी, लगातार पिछले 1 महीने से हम इन खबरों को दिखा रहे हैं। बहुत सारे समाचार में लगातार हमने दिखाया है किस तरह से मजदूरों की दुर्दशा है, लेकिन कोई खास तवज्जो या कोई बड़ी तैयारी कहीं किसी प्रशासन की दिखाई नहीं देती है। गांव में दुत्कार ही मिला है मजदूरों को, जिनको भी लगा है कि हमारे गांव में बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने भगाने का ही प्रयास किया है। खाना देना या उनको राहत देने वाले ऐसे बहुत कम लोग रहे हैं, बहुत कम संस्थाएं रही हैं जिन्होंने मजदूरों की चिंता की है। हालात ये रहे कि 1000, 1500, 2000 किलोमीटर चलने के बाद भी मजदूरों को 3 दिन 4 दिन तक खाना नहीं मिला है। कई बार हमने अपने और कई पत्रकारों ने अपने खुद के जरिए पहुंचाई है खबरें प्रशासन तक, तब जाके मजदूरों को मदद मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से नरसिंहपुर के 5 राहत कैंप मजदूरों के लिए बनाए गए हैं और आज तक वो खाली है, उससे समझ सकते हैं कि कितनी हमदर्दी मजदूरों के प्रति प्रशासन की होगी, कितने लोगों की होगी, और किस तरह से मजदूरों के दर्द को समझ रही है सरकार और प्रशासन। हालांकि जिस तरीके से आशीष आप जानकारी दे रहे हैं, कम से कम नर्मदा पुत्रों का मिजाज ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर बड़वानी के सेंधवा से 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। तीनों मजदूर महाराष्ट्र से यूपी अपने घर लौट रहे थे। ये तीनों घटनाएं अलग अलग जगहों की हैं। मृतकों में 42 साल का अनीश अहमद है, हरदासपुर गिरजा जिला फतेहपुर यूपी का रहने वाला। 50 साल के वीरेंद्र बहादुर, ये सिद्धार्थनगर यूपी के रहने वाले थे। 50 साल के ही लल्लू राम, ये प्रयागराज यूपी के प्रयागराज के रहने वाले थे। तीनों मामले में सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सागर के बंडा में बरा चौराहे पर उस वक्त लोग सख्ते में आ गए जब एक राह चलता व्यक्ति अचानक रोड पर गिर गया। जानकारी लगते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची, उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी पहचान रामबली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बंडा के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बंडा थाना प्रभारी ने बताया कि वो सागर की तरफ से पैदल आ रहा था, चौराहे के पास अचानक गिर गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। और संकट काल में सर्जरी की बात करेंगे। ये प्रशासनिक सेहत की बात है। दरअसल शिवराज सरकार की तरफ से शनिवार रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। थोक में 50 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। कई विभागों के प्रमुख सचिव भी बदले गए हैं। सीएम शिवराज के चहेते अधिकारियों को ताजा फेरबदल में अहम जिम्मेदारी मिली है। पल्लवी जैन गोविल इन्हें स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह फैज अहमद किदवई प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मिली है। पी नरहरी, इन्हें सचिव जनसंपर्क से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर अनुपम राजन को जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी गई है, अतिरिक्त प्रभार है। तो ये एक बड़ी सर्जरी है। कौन से वो नाम हैं जो थोड़ा चौंका रहे हैं। हालांकि ये तय है कि सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रशासनिक कसावट रखती है। सूबे की सेहत सुधारने के दौर में प्रशासनिक सेहत में कसावट, ये तस्वीर है। और बेहतर तरीके से इसे समझते हैं। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, संकट काल का दौर या सेहत पर ध्यान देने का दौर, और उसमें प्रशासनिक सेहत, क्या कुछ खास नजर आता है आपको इस पूरी 50 अफसरों की इस
लिस्ट में, इस फहरिस्त में? शरद, देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात जो नजर आती है वो तो ललित यही है कि वक्त बदल जाता है, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो हालात हैं वो शायद कभी नहीं बदलते। और यही वजह है कि जब ये काम जो आज बीजेपी की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, थोक बंद तबादले, और जब यही काम कांग्रेस की यानी कि कमलनाथ करते थे मुख्यमंत्री रहते हुए, तो फिर बीजेपी इस पर सवाल खड़े करती थी। और आज जो है वही सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है थोक बंद तबादलों पर। कुल मिलाकर तबादलों की इस फहरिस्त में जैसा कि आपने कहा भी कि 50 सीनियर जो IAS अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए हैं, उनके विभागों में फेरबदल किया गया है। सभी जो अधिकारी हैं वो प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं, और निश्चित ही कुछ अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो सरकार की गुड लिस्ट में कहीं नंबर पाने में कमजोर रह गए थे, और कुछ अधिकारियों को नई जमावट के लिहाज से लगाया गया है। मसलन पल्लवी जैन गोविल के बारे में जो आपने बात की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, अगर आपको याद हो, काम करते करते, और फिर उसके बाद उनको एडमिट होना पड़ा। हालांकि बाद में वो ठीक हुई, स्वस्थ हुई, लेकिन उन पर कई तरीके के आरोप लगे कुछ जानकारियां छुपाने को लेकर। संभवतः यही वजह रही कि उनको हटा दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उस पद से, और उनकी जगह पर फैज अहमद किदवई को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। कुछ दरअसल सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाने का फैसला किया है। मसलन हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने नए श्रम कानूनों को लेकर ऐलान किए थे, बड़े ऐलान किए थे। तो उस विभाग के भी जो प्रमुख सचिव बनाए गए हैं राजेश राजौरा, वो भी दरअसल शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी अधिकारी माने जाते हैं, तो उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसी तरीके से पूरी फहरिस्त है। अगर 50 नाम गिनाने को हो जाएंगे तो शायद ज्यादा वक्त हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि क्या ये भी कहा जा सकता है शरद कि 50 तो शुरुआत है, क्योंकि अभी मिनी मंत्रिमंडल है, मेरा ख्याल है 5 लोग ही बतौर मंत्रिमंडल काम कर रहे हैं। अभी ये बढ़ेगा भी तो फिर इनके अपने अपने अफसर होंगे, तो ये शुरुआत है 50। हाँ, बिल्कुल शुरुआत कह सकते हैं। और तबादले करना या प्रशासनिक सर्जरी करना सरकार का विशेषाधिकार होता है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो किस अधिकारी से किस तरीके से काम लेना चाहते हैं। लेकिन ये मंत्री आगे आने वाले दिनों में कुछ कर पाएंगे, इस बात से शायद मैं थोड़ा सा आपसे सहमति नहीं रखूंगा, क्योंकि कुछ जो अटकलें चल रही हैं वो तो ये भी चल रही हैं कि संभावित मंत्रिमंडल से पहले जो जमावट हो जानी चाहिए थी अधिकारियों की, वो शायद ये की गई है, ताकि जब मंत्रिमंडल हो तब भी जो स्थितियां हैं वो राजनीतिक तौर पर किस तरीके की कहाँ रहनी चाहिए, वो शायद इशारों में ज्यादा बातें समझ में आती हैं। क्योंकि इंतजार तो इसी बात का था कि पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फिर ये सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन पहले अधिकारियों के थोक बंद 5 में 0 लग गया है, तो 50 हो गए हैं। फिर उसके बाद में अब मंत्रिमंडल तो आपकी असहमति पर पूरा ध्यान भी रहेगा। संकट काल से देखते देखते सियासत काल और चुनाव काल भी शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, कम वक्त है हमारे पास, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष BD शर्मा ने बीते शाम 24 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। BD शर्मा ने प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से चर्चा के बाद बीजेपी जिला अध्यक्षों का चयन किया गया है, युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। भोपाल का जिला अध्यक्ष ये युवा नेता सुमित पचौरी, इन्हें जिम्मेदारी मिली है। इंदौर की कमान संभालेंगे गौरव रणदिवे, सागर में गौरव सिरोठिया, ग्वालियर में कमल माखीजानी को कमान सौंपी गई है। तो 24 जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, यहाँ के जिला अध्यक्ष बदले गए हैं। ये तब्दीली की गई है सुहास भगत से चर्चा के बाद। BD शर्मा ने तार बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर की हम बात करेंगे, इंदौर में किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। 78 नए कोरोना संक्रमण के मामले यहां सामने आ गए हैं और कोरोना संक्रमितों की संख्या यहां बढ़कर हो गई है 1858। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है और अब तक मौत का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है 89। हालांकि 891 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और फिलहाल 878 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज चल रहा है। इंदौर में तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा
संक्रमितों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है, संक्रमण के मामले बढ़कर पहुंच चुके हैं 1858 तक। जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। 89 तक मरीजों की मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे इंदौर। अरुण, क्या कुछ अपडेट है? तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा, और हर बार जब भी ऐसा लगता है कि हाँ इंदौर में संक्रमण पर ब्रेक लगने वाला है, अचानक से आंकड़ों में उछाल आता है। अरुण। बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिन से जो आंकड़े थे वो कम आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब इंदौर में जो संक्रमण है वो कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक से 78 मरीज सामने आ गए और इसके बाद ये आंकड़ा 1858 पर पहुंच गया। और इसमें जो संक्रमित मरीज हैं उसमें नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया भी शामिल हो गए, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो नगर निगम के तमाम अधिकारी जो है अब उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इंदौर में हर रोज 2 मौतें हो रही हैं और 89 तक मौतों का आंकड़ा पहुंच गया है, जो काफ़ी चिंताजनक है कि हर रोज 2 मौतें होना कोरोना से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी ओर मरीज भी ठीक होकर जा रहे हैं। कल भी 159 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौटे थे और अब तक 891 मरीज ठीक होकर भी पहुंच गए हैं, अपने घरों को लौट गए हैं। अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो सख्ती से पालन तो हो रहा है लॉकडाउन का, लेकिन लोगों को 17 मई के बाद भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कलेक्टर ने साफ तौर से संकेत दे दिए हैं कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं, लगातार मरीज मिल रहे हैं, खजराना दरगाह के पास मिल रहे हैं, कई जगह हैं जो वहाँ पर मरीज नए इलाकों में मिल रहे हैं, ऐसे में अभी लॉकडाउन खोलना संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को अभी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है और साथ ही कर्फ्यू का ये नजर भी आ रहा है उनकी बातों से। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, वक्त कम है हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कोरोना आपदा में गरीबों और मजदूरों को जहां सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का संवेदनहीन चेहरा भी सामने आ रहा है। गुना की डिप्टी कलेक्टर नेहा सोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने बंगले के बाहर बैठी महिला पर भड़क जाती हैं। महिला इलाज के लिए डिप्टी कलेक्टर से गुना से कोटा जाने के लिए एक ई पास बनवाना चाहती थी। इसके चलते वो अनुमति मांग रही थी, लेकिन डिप्टी कलेक्टर ने जिस तरीके से उस महिला से बात की वो अमानवीय नजर आता है। चूंकि नेहा सोनी के पास ही इस वक्त ई पास बनाने का अधिकार है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ क्यों घूम रही हो? तो मैडम लेकिन ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं हुआ ना, और वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम इधर उधर से फोन करवा रही हो? मैडम मैंने किसी से नहीं फोन करवाया। तुम ऑनलाइन अप्लाई करो, मैं तुम्हारा अभी पास दे देती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे घर के बाहर नहीं बैठोगी। ऑनलाइन चेक किया मैडम, नहीं हुआ। तो हो जाएगा ना, तुम शांति तो रखोगे, घर के बाहर खड़ी रहोगे। आ जाओ अंदर, आ जाओ, चाय पिला देती हूँ। मैडम ऐसा मैंने कहा क्या आपको? यहाँ क्यों घूम रही हो? तो मैडम लेकिन ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं हुआ ना, और वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम इधर उधर से फोन करवा रही हो? मैडम मैंने किसी से नहीं फोन करवाया। तुम ऑनलाइन अप्लाई करो, मैं तुम्हारा अभी पास दे देती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे घर के बाहर नहीं बैठोगी। ऑनलाइन चेक किया मैडम, नहीं हुआ। तो हो जाएगा ना, तुम शांति तो रखोगे, घर के बाहर खड़ी रहोगे। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये बात सही है कि अधिकारी भी इतना सारा काम कर रहे हैं, पर बावजूद इसके वो अधिकारी हैं, उन्हें मानवीयता रखनी ही होगी, संवेदनशीलता रखनी ही होगी। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं ललित। अधिकारियों को संवेदनशील रहना होगा, खुद पर सेल्फ कंट्रोल करना होगा। अपने अंदर के जो भाव हैं, जो भड़ास है, वो आप आम इंसान पर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आम इंसान आपके पास आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है। राज्य शासन ने कोरोना आपदा में ई पास को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की है, उसके अनुसार आपको काम करना ही पड़ेगा। लोग परेशान हैं, लोग बाहर जाना चाहते हैं अपने इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब प्रकार से। आप तो ई पास के लिए वो जब अप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उनका ई पास जारी हो, लेकिन एक महिला जब एक महिला अधिकारी के बंगले पे जाती है तो उसकी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संवेदनशील वो महिला अधिकारी रही होंगी, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया और अन्य चीजों को लेकर यहाँ पर टारगेट पर आ रही हैं। लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो गैर संवेदनशील उनका रवैया रहता है। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से भी कई बार शिकायत की गई है। तो एक जो वीडियो यहाँ पर लगातार वायरल हो रहा है, ये अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ उस शिकायत का परिणाम निकलता है। शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और खबर कवर्धा से, एम्स रायपुर से घर लौटे हैं 3 मरीज और अधिकारियों ने बाकायदा ताली बजाकर इनका स्वागत किया। ये तीनों मरीज अभी हालांकि क्वारंटाइन रहेंगे। कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ इस मौके पर मौजूद रहे और इन जो कोरोना को मात देकर ये लोग लौटे हैं मरीज, अब स्वस्थ हो चुके हैं, इनका स्वागत किया गया।